फिल्म स्कॉटिश हाइलैंड्स में कई टेलीबियों को देखने वाले बच्चों के एक समूह के साथ खुलती है। बाहर वयस्क बहस कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, जो बच्चों को परेशान करता है। जल्द ही एक डरावनी महिला फट जाती है, जल्दी से एक छोटी लड़की को अंदर छोड़ देती है और तेजी से उन्हें छोड़ने के लिए चेतावनी देती है। बच्चे जल्द ही कमरे के बाहर परेशान शोर सुनना शुरू कर देते हैं, जो उन्हें डराता है। जिमी नाम का एक डरा हुआ लड़का फिर दरवाजे पर पहुंचता है और अपने माता पिता के लिए कॉल करता है। और फिर अचानक एक डरावना जिमी कमरे से बाहर बोलता है और अपनी माँ को देखता है, लेकिन वह तत्काल उसे चलाने के लिए कहती है क्योंकि उसने ज़ोंबी द्वारा हमला किया है। एक हिल जिमी अराजकता को प्रकट करने के लिए चारों ओर दिखता है। कई संक्रमित लोगों ने हिंसक रूप से सभी को दृष्टि में हमला किया। इसके बाद हम सीखते हैं कि एक घातक वायरस, कहा जाता है कि रेस ब्रिटेन तबाह हो गया है। इसे यूरोपीय मुख्य भूमि पर समाप्त कर दिया गया था, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन को इसके प्रसार को रोकने के लिए संरोध कर दिया गया था। इसका मतलब है कि जो लोग बच गए उन्हें अपने भाग्य को छोड़ दिया गया था। दृश्य 28 साल बाद तक कटौती करता है। इंग्लैंड में एक छोटे से द्वीप का खुलासा करता है जहां एक उत्तरजीवी समुदाय ने खुद को रोक दिया है। उन्होंने अपने स्वयं के हथियारों को तैयार करके खुद को बनाए रखना सीखा है और कभी-कभी आपूर्ति के लिए जोखिम भरा अभियान पर बाहर निकलना पड़ता है। फिर हमें स्पाइक नामक 12 वर्षीय लड़के से पेश किया जाता है, जो अपने पिता जेमी द्वारा जागृत हो गया है, उन्हें याद दिलाता है कि आज एक महत्वपूर्ण दिन है। बाद में जेमी नाश्ता तैयार करता है क्योंकि वे आज अभियान के लिए आवश्यक की सूची की समीक्षा करते हैं। दोनों अंडे और बेकन खाते हैं, जो है ऐसी एक विलासिता की दुनिया में एक दुर्लभ विलासिता। दूसरे बाद वे ऊपर की ओर एक दुर्घटनाग्रस्त शोर सुनते हैं, जैसे स्पाइक की माँ इसला ने गलती से अपने बेडरूम में एक गिलास तोड़ दिया है। जेमी उसके पीछे स्पाइक के साथ जांच करने के लिए दौड़ता है। हम सीखते हैं कि इसला एक रहस्यमय बीमारी से गंभीर रूप से बीमार है और नाजुक दिखता है। इसला ने स्पाइक से पूछा कि स्कूल कैसा था, और लड़का स्वीकार करता है कि वह नहीं गया। जेमी तब याद दिलाता है कि उसकी स्पाइक स्कूल नहीं जा रहा है, लेकिन अभियान के लिए मुख्य भूमि की ओर बढ़ रहा है। यह सुनकर इसला रोष में फंस जाता है और अपने बेटे को खतरे में डालने के लिए अपने पति पर चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन स्पाइक किसी तरह उसे शांत करता है और यहाँ तक कि उसे बेकन का टुकड़ा भी प्रदान करता है जिसे उसने नाश्ते से बचाया था। तब वह अलविदा कहता है, झूठ बोल रहा है कि वह स्कूल जा रहा है। नीचे वह अपना पहला प्राप्त करता है, अपने पड़ोसी सैम से एक उपहार के रूप में धनुष। पिता और पुत्र तो जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन्हें गांव समिति से एक हंसमुख विदाई मिलती है, जो स्पाइक के पहले अभियान के लिए उत्साहित हैं। जब वे मुख्य द्वार तक पहुंचते हैं, तो एक गांव का सदस्य स्पाइक से बात करता है और उसे नियमों की याद दिलाता है। वह जा सकता है और वापस आ सकता है, लेकिन अगर वह वापस नहीं लौटे तो कोई भी उसकी तलाश में नहीं आएगा। उसे जोखिम को समझने के लिए वह उसे उन लोगों को याद दिलाती है जो कभी वापस नहीं आए। एक बार एक संतरी पुष्टि करता है कि मार्ग स्पष्ट है, द्वार खुले हैं और जेमी और स्पाइक कारण को पार करते हैं, एक पत्थर का रास्ता जो केवल कम ज्वार पर उभरता है। वे घंटों चलते हैं और अंततः मुख्य भूमि पर एक जंगल में पहुंचते हैं। जल्द ही वे एक संक्रमित व्यक्ति के पार आते हैं, एक धीमी, मोटापे से ग्रस्त सुंदर ज़ोंबी नहीं जो कीड़े की तरह क्रॉल करता है। जेमी शांति से अपने बेटे को एक तीर के साथ गोली मार करने और गर्दन के लिए लक्ष्य करने का निर्देश देता है। स्पाइक शॉट लेता है और संक्रमित को मारने का प्रबंधन करता है,
लेकिन शोर जल्दी से पास के कई अन्य लोगों को आकर्षित करता है जो हमला करने के लिए दौड़ते हैं। भले ही एक कुशल जेमी चार्ज लेता है और क्रूरता से उन सभी को समाप्त करता है, लेकिन जब वह एक संक्रमित बच्चे को देखता है तो वह संकोच करता है और बच्चा चुपचाप बिना किसी परेशानी के फिसल जाता है। बाद में जेमी अपने बेटे को अपनी पहली हत्या पर बधाई देता है और वे आगे बढ़ते रहते हैं। वे जल्द ही एक परित्यक्त घर में आते हैं जो स्पष्ट रूप से पहले से ही लूट है, लेकिन वे वैसे भी खोज करने का फैसला करते हैं, कुछ उपयोगी आपूर्ति खोजने की उम्मीद करते हैं। यहाँ जोड़ी को एक कमरा मिलता है जहाँ एक आदमी अपने टखनों से उल्टा लटक रहा है। जिमी शब्द क्रूरता से उसकी छाती में नक्काशीदार था। वह अचानक एक ज़ोंबी की तरह घूमना और चिल्लाना शुरू कर देता है। जेमी बताते हैं कि किसी ने उसे बांध लिया होगा और उसे संक्रमित को सौंप दिया होगा। जोड़ने के लिए वहां से बाहर अजीब समुदाय हैं जो शायद कठोर सजा के रूप में ऐसा कर सकते हैं। जेमी तब स्पाइक को आदमी को मारने का आदेश देता है और भले ही लड़का शुरू में संकोच करता है, वह अंततः ऐसा करने का प्रबंधन करता है। इसके बाद पिता और पुत्र अपनी यात्रा जारी रखते हैं और रास्ते में वे एक हिरण का एक लथपथ शव पाते हैं। वे एक पेड़ में उच्च अटक एक और हिरण के सिर को भी नोटिस करते हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि एक अल्फा ज़ोंबी पास है, जो उनके लिए बुरी खबर है। डरावना जोड़ी के लिए घोटाला। भागो! लेकिन दुर्भाग्य से उनके लिए अल्फा के नेतृत्व में लाश की एक निरंतर भीड़ तेजी से बंद हो जाती है। जेमी उनमें से कई को मारने का प्रबंधन करता है, लेकिन स्पाइक के हाथ हिलाते हैं और उनके अधिकांश शॉट्स मिस करते हैं। लाश के पास और कोई रास्ता नहीं है। जोड़ी परित्यक्त घर पर वापस जा रही है। लाश बारीकी से पालन करते हैं, इसलिए दोनों अटारी में बस समय में शरण लेते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। द्वीप पर वापस हम समुदाय को स्पाइक के लिए एक स्वागत पार्टी की स्थापना करते हुए देखते हैं। कहीं और पास की पहाड़ी से अल्फा घर पर नजर रखता है, मनुष्यों के बाहर आने की प्रतीक्षा करता है। जेमी अपने बेटे को बताता है कि ये संक्रमित दूसरों की तरह नहीं है, क्योंकि वे स्मार्ट, मजबूत और कहीं अधिक क्रूर हैं। वह चेतावनी देता है कि उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वे तीर से बाहर हैं। और यह एक अल्फा नीचे लाने के लिए दर्जनों हिट लेता है। स्पाइक अपने शॉट्स को याद करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन जेमी धीरे से उसे आश्वस्त करता है कि उसने अच्छा किया। वे नोटिस करते हैं कि ज्वार भी बढ़ गया है, जिसका अर्थ है कि आज घर वापस कोई रास्ता नहीं है। बाद में स्पाइक दूरी में एक बोनफायर स्पॉट करता है और अपने पिता से पूछता है कि यह कौन हो सकता है, लेकिन जेमी का दावा नहीं है। बाद में आधी रात के आसपास जोड़ी चौंकाने के लिए जागती है कि घर उनके चारों ओर गिर रहा है। यह उन्हें आतंक मोड में सेट करता है, लेकिन संरचना पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले वे बच जाते हैं। जेमी जानता है कि शोर लाश खींचेगा, इसलिए उनके पास बर्बाद करने का समय नहीं है। वे नोटिस करते हैं कि ज्वार कम हो गया है और घर जल्दी, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अल्फा उनके नोटिस करता है। आंदोलन और उनके पीछे पीछा शुरू होता है। डरावना उनके जीवन के लिए 2 स्प्रिंट और ग्रामीणों को सतर्क करने के लिए द्वीप के प्रवेश द्वार की दौड़। ग्रामीण जल्दी से जागते हैं और अल्फा में तीर की एक भयंकर वॉली को उजागर करते हैं, लेकिन यह सब व्यर्थ है। सौभाग्य से एक झंझट बोल्ट उसे नीचे लाने का प्रबंधन करता है, जैसे जेमी और स्पाइक गेट तक पहुंचते हैं। जेमी तब समुदाय से उन्हें अंदर जाने के लिए भीख मांगता है और अंततः उन्हें यह पुष्टि करने के बाद अनुमति दी जाती है कि उनमें से कोई भी संक्रमित नहीं है।
अपने निकट भागने के बाद ग्रामीण एक बड़ी पार्टी फेंकते हैं, जहां स्पाइक को नायक के रूप में मनाया जाता है। जेमी गर्व से अपने बेटे की उपलब्धि के बारे में दावा करता है और उसने मारे गए लाशों की संख्या को अतिरंजित करता है। हर कोई पीने और नृत्य शुरू करता है और यहाँ तक कि स्पाइक को शराब पीने में दबाव डाला जाता है। लेकिन जब वह उल्टी के बाहर कदम उठाता है, तो वह अपने पिता को एक और महिला के साथ भागते हुए देखता है, जिससे उसे अपनी मां के लिए गहराई से खेद महसूस होता है। निराश, स्पाइक घर लौटता है और सैम को जागता है, जो इसला की देखभाल करने के लिए रह रहा है। स्पाइक कबूल करता है कि उनके पिता झूठ बोल रहे हैं और आज की उपलब्धियों के बारे में अतिरंजित हैं। वह सैम को मुख्य भूमि पर देखा गया बोनफायर के बारे में भी बताता है। सैम का मानना है कि यह डोइयान केल्सन हो सकता है, एक डॉक्टर जिसे उन्होंने सोचा था कि मृतक था। वह बताता है कि केल्सन एक बहुत ही अजीब आदमी था और अगर वह आग जलाया गया था, तो शायद वह अभी भी जीवित है। यह सुनकर स्पाइक को पता चलता है कि उसके पिता झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनका दावा है कि कोई डॉक्टर नहीं बचा है और उसकी मां को ठीक करने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर वह सैम घर भेजता है और अपनी प्यारी मां के बगल में झूठ बोलता है। अगली सुबह इसला फिर से बीमार हो जाता है और जेमी एक भारी हैंगओवर के साथ घर लौटता है। बाद में जब वह नाश्ता कर रहा है, स्पाइक उसे बोनफायर और डॉग केल्सन के बारे में सच्चाई छिपाने के बारे में सामना करता है। हालांकि दंग रह गए, जेमी बताते हैं कि केल्सन पागल है और बताता है कि कितने साल पहले वे आपूर्ति को स्केवेंज करते समय उनसे मिले थे। एक दिन उन्होंने पाया कि केल्सन सैकड़ों मृत शरीर खींच रहे हैं और उन्हें एक ठंडा स्मारक बनाने के लिए एक अजीब अनुष्ठान पैटर्न में व्यवस्थित करते हैं। गांव वाले डरे हुए थे और पिछले 15 वर्षों में किसी ने भी वहां वापस आने की हिम्मत नहीं की है। भले ही स्पाइक डॉक्टर को ढूंढना चाहता है ताकि वह अपनी मां की बीमारी का इलाज कर सके, जब जेमी इस बात से सहमत नहीं है। स्पाइक अपने पिता पर अपनी मां की देखभाल नहीं करने और कई मामलों होने का आरोप लगाता है। यह जेमी को इतना गुस्सा दिलाता है कि वह अपने बेटे को थप्पड़ मारता है, जिसके कारण बाद वाले को भागने और इसला को गले लगाने के लिए प्रेरित करता है, जो दर्द में रो रहा है। क्षणों बाद एक चिंता जेमी भी कमरे में प्रवेश करती है, इसलिए स्पाइक उसे बाहर धकेलती है और उससे दूर रहने का आग्रह करती है। वह अपने पिता को धमकी देने के लिए अपनी जेब चाकू भी खींचता है, लेकिन जेमी जल्दी से उसे नष्ट कर देता है। भले ही वह चुपचाप चाकू को अपने बेटे को वापस भेजता है और एक शब्द कहे बिना घर छोड़ देता है। कुछ समय बाद स्पाइक चौंकाने वाले गांव खलिहान को आग लगाता है, जो आपूर्ति से भरा है, और सभी को आग लगने के बारे में सतर्क करना शुरू कर देता है। फिर वह गार्ड को आग की जांच के लिए भेजता है, कह रहा है कि वह चौकी पर रहेगा। अराजकता का लाभ उठाते हुए स्पाइक चुपचाप अपनी मां को पकड़ लेता है और उसके साथ भाग जाता है, दावा करता है कि वे केवल समुद्र तट पर जा रहे हैं। कुछ समय बाद इसला को पता चलता है कि वे मुख्य भूमि पर पहुंच गए हैं और आतंक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह खतरनाक है। लेकिन स्पाइक धीरे से उसे शांत करता है, उसे आश्वस्त करता है कि वे एक डॉक्टर को खोजने जा रहे हैं जो उसे बचा सकता है। घंटों चलने के बाद वे एक त्याग किए गए टॉवर पर ठोकर खाई और रात के लिए वहां सोने का फैसला किया। बाद में स्पाइक धीरे से अपनी मां को बिस्तर में टकराता है और संक्रमित लोगों की निगरानी रखने के लिए खुद पर ले जाता है। लेकिन थकावट खत्म हो जाती है और वह अंततः सो जाता है।